नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम संगीनी में। संगीनी प्रोग्राम महिलाओं पर आधारित प्रोग्राम है, जागरूकता लिए प्रोग्राम है और आज हम बात करेंगे शिक्षा को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर। तो चलिए पहले शिक्षा की बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ हैं बीएड कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर शकुंतला खत्री। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। शकुंतला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संगीनी प्रोग्राम में। शिक्षा को लेकर महिलाएं हमेशा सजग नहीं रही है और शिक्षा को आगे बढ़ाने में महिलाओं का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि शिक्षा से ही वो अपने बच्चों को संस्कार दे सकती है और अपना खुद को, अपने आप को आत्मनिर्भर कर सकती है। तो आज की महिलाओं की अगर हम बात करें तो कितनी शिक्षित है और कितना और भी सुधार की जरूरत है। महिलाओं की शिक्षा की हम बात करते हैं, ये वैदिक काल से महिलाओं की शिक्षा बहुत अच्छी रही है, लेकिन समय के अनुसार उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की शिक्षा पर काफी प्रभाव रहा है, यूं कहें कि अच्छा प्रभाव नहीं रहा है। वैदिक काल में महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत अच्छे प्रयास किए गए थे और उस समय महिला को एक अर्धांगिनी का दर्जा दिया गया था और उस समय उन्हें एक तरह से पुरुष के साथ बराबर का दर्जा प्राप्त था। लेकिन वर्तमान समय में हम देखें तो पिछले 50 सालों में या 60 सालों में महिलाओं की शिक्षा में विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर परिवर्तन तो आया है, लेकिन उतना परिवर्तन नहीं आया है जितना कि हम चाहते हैं। मध्यकाल में बहुत नारी की स्थिति बहुत कमजोर, दयनीय थी, बहुत शोचनीय थी। तो उस काल में तो महिलाओं की जो शिक्षा की बात तो बिल्कुल पीछे रह जाती थी, क्योंकि उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। परंतु वर्तमान समय भी महिलाओं की जो शिक्षा को लेकर के बात हम करते हैं वो भी अभी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी काफी जो प्रयास किए गए हैं या विभिन्न काल और परिस्थितियों में जो परिवर्तन आया है और शिक्षा को लेकर के जो हम बात करते हैं, महिलाओं की जो शिक्षा है वो एक समाज में परिवर्तन लाती है, समाज में सामाजिक परिवर्तन लाती है, सामाजिक बदलाव लाती है, सामाजिक गतिशीलता लाती है जी। और ये हम जानते हैं कि जो विनोबा भावे उन्होंने भी कहा है कि जो स्त्री है प्रकृति से ही गुरु है। तो अगर हम महिला की शिक्षा की बात करते हैं तो महिला बालक की प्रथम पाठशाला होती है और डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी कहा है कि अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो वो केवल एक पुरुष शिक्षित होता है, लेकिन अगर महिला शिक्षित होती है तो वो पूरे समाज को शिक्षित करती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है आपने। और गुरु राष्ट्र का निर्माता होता है। अगर गुरु ही सही नहीं होगा तो राष्ट्र का निर्माण और विकास संभव नहीं है। अब बात आती है, जैसे कि आप बीएड कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, टीचर ट्रेनिंग आप देते हैं और पहले की टीचर ट्रेनिंग में और आज की टीचर ट्रेनिंग में बहुत अंतर आ गया है। तो क्या अंतर आए हैं और कितना और भी इसमें सुधार की जरूरत है टीचिंग में? बीएड की ट्रेनिंग की बात करते हैं तो अभी तक जो हम बदलाव चाहते हैं, वैसे तो अभी राजस्थान में ही तकरीबन 800 बीएड कॉलेज हैं और हम ये मान के चलते हैं कि वहाँ पर अभी भी वही ट्रेडिशनल मेथड्स या ट्रेडिशनल टेक्निक्स के थ्रू टीचिंग की जाती है। लेकिन अब हम चाहते हैं, चूंकि आज बच्चा सिर्फ लर्नर नहीं है, वो बहुत एक्टिव है और टीचर के लिए उसको फैसिलिटेट का रोल या फैसिलिटेटर का रोल उसको करना है या फिर एक गाइड की तरह उसे करना है, क्योंकि बहुत एक्टिव है, बहुत कुछ वो चाहता है। तो महिलाओं के लिए हम जानते हैं कि वो सिंसियर होती हैं और ट्रेनिंग के थ्रू जो हम चाह रहे हैं आज समाज के अंदर शिक्षा देना, बीएड ट्रेनिंग के थ्रू, उसमें हम चाहते हैं कि बच्चे की जो जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं या जितनी उसकी जरूरतें हैं गेन करने की या सीखने की, संपूर्ण उसका डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास हम जिसको कहते हैं, वो करने के लिए हमें ये जरूरत है कि हम आज क्लासरूम्स को बदलें, टीचर्स ट्रेनिंग को बदलें और उसके लिए हम ई लर्निंग जो हमारा एक प्रोग्राम चला सकते हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं, इंक्लूसिव टीचिंग हम कर सकते हैं और बहुत सारे दूसरे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनसे कि बच्चा उन क्लासेस को ज्वाइन करके या उस ट्रेनिंग के थ्रू, टीचर्स ट्रेनिंग के थ्रू वो अपनी उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। तब हम उसका सर्वांगीण विकास करने की बात सोचते हैं। आज स्कूल की हम बात करते हैं तो एक्टिविटी बेस्ड स्कूल ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक्टिविटीज होती है, लेकिन टीचर्स को भी उसमें पहले बहुत स्मार्ट होना जरूरी है और वो टीचिंग मेथड किस तरह से हो, तो आप किस तरह से उनको ट्रेनिंग देते हैं कि वो एक्टिविटी बेस्ड के अकॉर्डिंग वहां जाकर टीचिंग प्रॉपर वे में कर सके, क्योंकि स्कूल्स तो बहुत हाई प्रोफाइल मॉडर्नाइज वाले हैं, लेकिन टीचर्स को भी उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर्ड होना जरूरी है, उसको गाइडलाइंस पूरी चाहिए।
बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि हम जानते हैं आज हमें क्वालिटेटिव एजुकेशन बच्चों को देनी है। स्कूल में हम कुछ देखें तो प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर इसका जो रवैया हमें नजर आता है कि वहाँ पर ये फैसिलिटीज हैं, बट गवर्नमेंट में अभी इतना संभव नहीं हो पा रहा है। और टीचर ट्रेनिंग के अंदर भी जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, तो उसमें अभी ट्रेनिंग जो कॉलेजेस है वहाँ भी उतनी फैसिलिटीज नहीं हो पाती। क्या आज भी वहाँ पर वही चार्ट सिस्टम है? जी हाँ, अभी चार्ट सिस्टम ही चल रहा है। आपको नहीं लगता है कि ये पुरानी जो मेथड है यूजफुल ही नहीं, बिल्कुल चेंज होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो ये बदलाव आखिर लाएगा कौन? क्योंकि ट्रेनिंग आप दे रहे हैं। बिल्कुल हम ही लोग लाएंगे, ट्रेनिंग कॉलेजेस वाले लाएंगे, स्टूडेंट्स लाएंगे, पीपल टीचर्स लाएंगे, और साथ ही गवर्नमेंट को भी प्रयास करना होगा। यूनिवर्सिटी एक हमारा इसका माध्यम है, उसको प्रयास करने होंगे। तो डेफिनेटली ये जो विमेन्स और जो गर्ल्स बीएड करना चाहती है, टीचर बनना चाहती है, तो क्या सिर्फ बीएड करने के बाद टीचर ही बना जा सकता है या इसके और भी बहुत सारे ऐसा नहीं है, बट वो एक बीएड की ट्रेनिंग के लिए एक जिसको ट्रेडमार्क लगा हुआ है कि वो टीचर ही बनेगा। बट इसके अलावा अगर वो चाहें तो काउंसलर्स बन सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से दूसरे तरीके से वो ग्रुप स्टडीज उनको करवा सकते हैं, पीयर जो इनकी ट्यूटरी होती है वो करवा सकते हैं। काफी ऐसे कोर्सेज हैं। हम चाहते हैं कि जाते जाते आप शिक्षा के क्षेत्र में एक संदेश देते हुए जाए संगिनी प्रोग्राम के माध्यम से। संगिनी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जो कि विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। और महिलाओं की शिक्षा की बात आप कर रहे हैं, तो महिलाओं की शिक्षा, जैसे हमने भी बताया, पहले भी बताया कि महिला शिक्षित होगी तो समाज शिक्षित होगा, तो उसके लिए ये प्रोग्राम बहुत अच्छा संदेश पहुंचा रहा है। और शकुंतला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आप मिले बीएड कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर शकुंतला जी से, जिन्होंने बताया कि शिक्षा बहुत जरूरी है महिला के लिए, और बीएड आप घर बैठे भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। बस जरूरत है आपके सपने साकार करें। कैसे? शिक्षा के माध्यम से आप अपनी बेटी को पढ़ाएं और आप खुद भी शिक्षित होएं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मिलेंगे दामिनी से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका दामिनी में। अब जागो, बाहर आओ, बैठे हो किन पनाहगारों में, अरे अब भी ना समझे ना समझो तो मिट जाओगे, दास्तां भी ना मिलेगी दास्तानों में। कुछ ऐसा ही संदेश दे रहे हैं देश के भविष्य के ये नौनिहाल। छोटे छोटे कदम पर बड़े बड़े इरादे लिए ये बच्चे निकले हैं जन चेतना का पैगाम लिए, और इन बच्चों का मार्गदर्शन कर रही हैं हमारी आज की दामिनी रजनी गहलोत। मेरा नाम रजनी गहलोत है और मैं सत्य भारती स्कूल में पढ़ाती हूँ। भारती फाउंडेशन द्वारा संचालित सत्य भारती स्कूल में हर साल इंटरनेशनल लेवल पर कुछ काम किए जाते हैं। इस साल हमने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत मतदाताओं को मतदान करना क्यों चाहिए और उसकी प्रोसेस के बारे में बताया। सत्य भारती राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले ये बच्चे घर घर जाकर लोगों को मतदान देने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। वोट देना एक सामाजिक जिम्मेदारी के साथ साथ स्वयं की जिम्मेदारी भी है। इसी जिम्मेदारी का एहसास करवा रहे हैं ये बच्चे और हमारी दामिनी रजनी गहलोत। पहले जब मतदान के बारे में वो नहीं जानते थे, उस वक्त 60% लोग ही मतदान करते थे, पर इस बार जब उन्होंने इसको देखा, प्रोसेस देखा, उसको जाना, तो 95% तक लोगों ने मतदान करा। हमने एक मतदाता जागरूकता रैली भी निकाली, जिसके अंदर स्कूल के बच्चों ने घर घर जाकर लोगों को इसके बारे में बताया और कहा कि आप मतदान करिए, इससे हमें फायदा होगा, और मतदान की सभी प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी। जागरूकता का दीप जलाने के लिए इन बच्चों ने समय समय पर मतदाता जागरूकता रैलियों और शिविरों का आयोजन कर लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया। मतदाता कार्ड बनवाना व अपने नेता का चुनाव स्वयं करने का संदेश देने वाले ये बच्चे स्वयं भी 18 वर्ष की आयु के बाद अपना मत देने के लिए अभी से तैयार है, और इस कार्य में उनका सहयोग व साथ देने वाली हमारी दामिनी रजनी गहलोत को संगिनी का सलाम।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की दामिनी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सखी सहेली में। वैसे लेडीज की एक आदत होती है कि अपने परिवार का, अपने बच्चों का पूरी अच्छी तरह से ध्यान रखती है, बैलेंस डाइट देती है और हर तरह से किसी न किसी तरह से प्रॉपर डाइट देने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। लेकिन जब खुद की बारी आती है तो हर तरह से अवॉइड, या तो जो बचा है वो खा लेना है या फिर कुछ ज्यादा बच गया है तो उसे खा लेना है। होता क्या है, कहीं न कहीं उसका हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है, या तो आपकी डाइट प्रॉपर नहीं जा रही है आपको, या फिर आपने ज्यादा ऐसा खा लिया कि आपकी हेल्थ बढ़ गई। अब दोनों तरह से नुकसान है। तो चलिए आपको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कैसे रहना है, और आज हमारे साथ है छाया पचोली। छाया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संगीनी प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जन स्वास्थ्य अभियान क्या है? जन स्वास्थ्य अभियान राजस्थान जो है वो एक संगठन है, विभिन्न संस्थाओं का, जन जागरूक लोगों का, एकेडमिशियंस, लॉयर्स, इन सभी का एक संगठन है जो कि ये मानते हैं कि एक सुखी जीवन के लिए स्वास्थ्य अधिकारों का मिलना बहुत जरूरी है। और वो सभी एकजुट होकर राजस्थान राज्य से संबंधित जो मुख्य स्वास्थ्य के मुद्दे हैं उनकी पैरवी करते हैं और जन जागरूकता का काम करते हैं। जी, जन जागरूकता का काम करते हैं आप, लेकिन जहाँ पर हम बात करें वही बात होती है कि रूरल एरिया, जच्चा और बच्चा, उस समय एक बहुत जरूरी होती है, उनको एक अच्छी शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी जरूरत होती है। और जागरूकता अभियान वहाँ तक कैसे पहुँचता है आपके माध्यम से? आपने बिल्कुल सही कहा। जब हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं या स्वास्थ्य की बात करते हैं तो सबसे पहला कदम ही जागरूकता है। जब तक आप अपने स्वास्थ्य अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं, आप नहीं जानते कि स्वास्थ्य अधिकार क्या है, मेरे स्वास्थ्य अधिकार क्या हैं, क्या सेवाएं मुझे मिलनी चाहिए, कहाँ से मिलनी चाहिए, मैं अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखूं, जब तक आप इन सारी चीज़ों के बारे में जागरूक नहीं है आप स्वास्थ्य अधिकार ले ही नहीं सकते। और इसलिए सबसे पहला कदम जन जागरूकता का है। जी, और हम चाहेंगे कि आप जो भी महिलाएं देख रही हैं प्रोग्राम, उनको आप जागरूक करिए और कौन कौन से राइट्स है उन्हें बताइए। जी, मैं आपको बताना चाहूँगी राखी जी, जब हम गांव में जाते हैं और गांव में महिलाओं से मिलते हैं तो बड़े अजीब अजीब से किस्से कई बार सामने आते हैं। कई बार ऐसे किस्से आते हैं जहां मैं महिलाओं से मिली और किसी महिला ने मुझे बताया कि मैं केवल 2 बच्चे करना चाहती थी पर मेरे 5-6 बच्चे मुझे पैदा करने पड़े। मैं चाहती थी कि मेरे 2-3 बच्चों के बीच इतने समय का गैप होता, पर उसका निर्णय भी मैं खुद नहीं ले पाई। कई बार ऐसी लड़कियां मिलती हैं जो कि आगे पढ़ना चाहती थी, वो इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी, इतनी जल्दी एक बच्चे का बोझ नहीं झेलना चाहती थी, पर जबरन ही उनकी शादी करवा दी गई। हमारी सामाजिक व्यवस्था ही कुछ ऐसी है। कई बार महिलाएं चाहकर भी निर्णय नहीं ले पाती। और जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, खासतौर पर महिला स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी उनके जो निर्णय होते हैं वो बहुत मुश्किल से, बहुत कम महिलाएं ऐसी होती हैं जो खुद अपने स्वास्थ्य के ऊपर निर्णय ले सकती हैं कि उन्हें कितने बच्चे चाहिए, कब बच्चे चाहिए, कितने गैप चाहिए, कहाँ वो डिलीवरी करवाना चाहती है। ये सारे निर्णय लेने में वो सक्षम नहीं होती। जन स्वास्थ्य अभियान का सबसे पहला जो उद्देश्य है वो यही है कि कैसे इन महिलाओं को सजग बनाया जाए कि वो अपने शरीर को लेकर और कॉन्फिडेंट हो, अपने शरीर को जाने और अपने जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। कैसे अपने स्वास्थ्य अधिकारों को वो ले सकें कि भाई मैं निर्णय लूं कि मुझे कितने बच्चे चाहिए, मुझे कब बच्चे चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए भी कि नहीं चाहिए, मुझे अबॉर्शन करवाना है कि नहीं, मैं कहाँ जाकर स्वास्थ्य सेवा लेना चाहती हूँ, न कि कोई पुरुष या घर का कोई और अन्य व्यक्ति मेरे लिए निर्णय ले। तो ये बहुत अहम बात है। साथ ही उनको इन सारी बातों के बारे में बताना, आप अवेयर करते हैं। जी हाँ, इन चीजों के ऊपर सजग करना, न केवल उनको बल्कि उनके परिवारजनों को भी। क्योंकि मुझे लगता है जब एक महिला के स्वास्थ्य की हम बात करते हैं तो एक महिला का तो अपना इंडिविजुअल एक रोल होता ही है कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हो, अपना ध्यान रखे, पर उसके साथ साथ उसके परिवार का सबसे बड़ा अहम रोल होता है। उसका पति, उसकी सास बहुत महत्वपूर्ण होती है इन सारे मामलों में। सारे डिसीजन मोस्टली घर में जो सीनियर होते हैं वही लेते हैं। जी हाँ, आज भी हमारे राज्य में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर जो है वो बहुत ज्यादा है, हमारे देश के नेशनल एवरेज से कहीं ज्यादा, और ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है।
और एक बहुत बड़ी वजह इन सभी मृत्युओं के होने की यही है कि एक तो गर्भावस्था के दौरान महिला को जो केयर मिलनी चाहिए, एंटीनेटल केयर जिसको हम कहते हैं, जो जांचें गर्भावस्था से पूर्व जो जांचें होनी चाहिए, भले ही वो वजन हो, बीपी हो, उसके खून की जांच हो, ये सारे, जी हाँ, टीटी शॉट्स जो उसको लगनी चाहिए, इन सारी चीजों में बहुत केयरलेस हो जाते हैं हम ध्यान नहीं देते, परिवार भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का कई बार ये मानना होता है हमारी डिलीवरी के वक्त तो ये सब कुछ था ही नहीं, हमारे तो ऐसे ही बच्चा पैदा हो गए तो इन सब चीजों की हो गया, और इस तरह की कई बातें गाँव में बहुत बातें होती हैं। तो एक तो एंटीनेटल केयर बहुत नेग्लेक्टेड होता है। गर्भावस्था के दौरान महिला को जो आराम करना चाहिए, जिस तरह के का खाना पीना उसने खाने चाहिए, गाँव में अगर आप जाएंगे तो कई तरह के भ्रम है लोगों को। सबसे पहला भ्रम कि भाई ज्यादा घी नहीं दही नहीं खाना क्योंकि वो बच्चे के ऊपर जम जाएगा, इस तरह का ठंडी चीज नहीं हाँ, खाना, पपीता नहीं खाना या कुछ बहुत सारे, जो कि इनफैक्ट एक्चुअली उन्हें खाना चाहिए और उनके शरीर के लिए बहुत अच्छा है, पर इन भ्रमों की वजह से वो खाती नहीं है, आराम नहीं मिलता उनको जितना आराम मिलना चाहिए। तो और साथ ही साथ घर में डिलीवरी करवाना, और इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो स्वास्थ्य सेवाओं की कमी भी है, इस बात को नहीं नकारा जा सकता, बहुत सारे लोग स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच ही नहीं पाते। दूसरा, उनको ये भी लगता है कि घर में भी तो डिलीवरी होती ही है, दाइयां तो हैं ही, उनसे पर से महिलाओं को ये समझने की बहुत जरूरत है कि कई बार डिलीवरी के समय, प्रसव के समय ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें कि आपको इमरजेंसी केयर की जरूरत हो, एकदम से खून की आवश्यकता हो, या आपको एक बड़े अस्पताल में जाकर डिलीवरी करवाने की जरूरत हो। ये सारी चीजें, ये जो इमरजेंसी अरेंजमेंट्स हैं, आप घर में अगर प्रसव करवाते हैं तो आपको नहीं मिल सकते, पर अगर आप अस्पताल में हैं तो ये सेवाएं आपको तुरंत ही मिल सकती। तो हम यही चाहेंगे कि आपके माध्यम से डायरेक्ट आप हमारी महिला दर्शकों को अवेयर करें कि उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए स्वास्थ्य के प्रति। सभी महिलाओं से यही कहूंगी कि पहले तो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हो। सरकार ने हमारे लिए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई हैं। सरकारी अस्पतालों में जाएं, वहां पर उपलब्ध निःशुल्क दवा योजना, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे योजनाओं का फायदा उठाएं। ये सभी योजनाएं महिलाओं के लिए मुख्य रूप से बनाई गई हैं ताकि प्रसव अवस्था के दौरान, गर्भावस्था के दौरान उन्हें कोई दिक्कतें ना आए, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित जो भी सेवाएं उनको जरूरत है वो उनको निःशुल्क मिल सके। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है वो खास तौर पे ये इस बात पर ध्यान देता है कि गर्भावस्था और प्रसव के दौरान महिला को अपनी जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़े। प्रसव के बाद भी 1 महीने तक अगर जन्म लिए बच्चे की तबीयत खराब होती है या उसे किसी भी तरह की स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकता होती है तो वो भी सरकार निःशुल्क प्रदान करती है। निःशुल्क दवा योजना है, अस्पताल में जाएं, निःशुल्क दवा योजना और निःशुल्क जांच योजना का फायदा उठाएं। खास ही साथ ही अपने स्वास्थ्य अधिकारों के प्रति सजग हो, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं, चुपचाप ना बैठे। यही बात कहना चाहूंगी। और बहुत जागरूक किया है आपने हमारी महिला दर्शकों को। नो डाउट वो सारी सुविधाओं का लाभ उठाएंगी जो आपने जन स्वास्थ्य अभियान के थ्रू जो कैंपेन चला रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग आपने आज हमारे संगिनी प्रोग्राम के माध्यम से महिला दर्शकों को अवेयर किया है स्वास्थ्य के लिए, और आप संगिनी में आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने बहुत सारी सुविधाएं तो उपलब्ध करा रखी है, लेकिन जरूरत है आपके जागरूक होने की। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होइए और आप अपने आप से वादा करिए कि आप हमेशा हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहेंगे और आप अपने सपनों को साकार करेंगे, पूरा करेंगे। फिलहाल हम आपसे लेना चाहेंगे इजाजत। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे नई संगिनी के साथ।